Hello friends and welcome to the Exams Made Simple। तो we have started with UPSC through question series एंड इसका मिनी टेस्ट नंबर 4 है। ये 3 मिनी टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें काफ़ी अच्छा आपने परफॉर्म किया है, ठीक है ना। तो अच्छा है, जिन्होंने 7 या उससे ज़्यादा सवाल सही किए अभी तक सीरीज़ में वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जिन्होंने 7 से कम किया है वो हताश निराश ना हो और ज़्यादा मेहनत करें, अभी सही टाइम है। अगर अभी कोई गलती होती भी है तो चल जाएगा, है ना, बाद में गलती नहीं होनी चाहिए। तो आप इन सब गलतियों को सुधार लें, दैट विल बी बेटर फॉर यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग हार्ड, कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट। लेट्स स्टार्ट विद द पेपर टुडे। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। 2 स्टेटमेंट्स आपको इसका स्क्रीन में दिख रहे होंगे। That India is a regional member in both the multilateral banks. India receives funding from both of them for infrastructural projects. तो अब आपको बताने इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, both या none. Think of the answer and now let me tell you the answer. The correct answer for this will be, इसका आंसर क्या होगा सही? इसका आंसर होगा सी। यानी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इंडिया रीजनल मेंबर है दोनों में और इंडिया रिसीव्स फंड फ्रॉम बोथ द बैंक्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। दूसरा सवाल है, बर्न कन्वेंशन ऑफ 1886 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन में दिख रहे होंगे आपको। थिंक ऑफ द आंसर, पॉज द वीडियो एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस बर्न कन्वेंशन ऑफ 1886 इज डी, राइट ऑफ द ऑथर्स। एक्चुअली ये जो बर्न कन्वेंशन है ये आपका आया था फॉर लिटरेरी वर्क्स, मतलब ये लिटरेरी वर्क्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कॉपीराइट्स के लिए आया था, गवर्निंग कॉपीराइट्स। इट इज एन एग्रीमेंट गवर्निंग कॉपीराइट। बर्न इज इन स्विट्जरलैंड, 1886 में आया था। इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्निंग द कॉपीराइट्स, ठीक है ना। तीसरा सवाल है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस। इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रिलीज करता है? ऑप्शंस आर ए WEF, बी वर्ल्ड बैंक, सी USSDSN या डी UNESCO। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलीज करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर, नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। इसका करेक्ट आंसर है सी, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यानी कि SDSN इसको रिलीज करता है, ठीक है ना। आसान सवाल था। चौथा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स फॉर रैंकिंग वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशंस अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। NIRF के अंतर्गत इनमें से कौन कौन से पैरामीटर्स यूज होते हैं रैंकिंग के लिए? अब इसमें देखो 5 दिए हैं। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ग्रेजुएशन आउटकम्स, 5वां है परसेप्शन। अब देखो यहाँ पे तो ऑप्शंस आपको नहीं दिख रहे हैं करेक्टली, तो इसमें पूरे ऑप्शंस नहीं आए शायद। तो आप इसका आंसर बताइए चलिए कौन कौन से हैं। लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। आंसर इसका करेक्ट होगा 1 2 3 4 5। पांचों के पांचों जो है वो NIRF के अंदर होते हैं। इसको लिख लीजिए। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ग्रेजुएशन आउटकम्स एंड परसेप्शन, ऑल 5 आर द पार्ट ऑफ दैट, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीन्स ऑफ डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इनमें से कौन से तरीके से मनी सप्लाई डिक्रीज होती है इकोनॉमी में? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन में है। प्लीज डू टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। पॉज करके, आई होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा अभी तक। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव। क्यों? देखो, क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब क्या होता है कि पैसे और ज्यादा रिलीज कर रहा है RBI, ठीक है ना। मतलब इस तरीके से पॉलिसी बना रहा है कि पैसे और ज्यादा पब्लिक के हाथ में पहुंच रहे हैं, तो वो क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जाती है, उससे मनी सप्लाई बढ़ती है। हेलीकॉप्टर मनी में क्या होता है, RBI और ज्यादा नोट छापता है, ठीक है ना, तो वो हेलीकॉप्टर मनी हो जाता है, वो उसमें ही बढ़ता है। डिक्रीजिंग बैंक रेट, अब मैंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग में कितनी बार आपको बताया कि जब मनी सप्लाई बढ़ानी होती है तो डिक्रीज किया जाता है बैंक रेट, और अगर मनी सप्लाई घटानी होती है तो बढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब होगा, इसका आंसर क्या होगा? डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि हर मेथड से मनी सप्लाई बढ़ ही रही, घट नहीं रही है ना। ये सवाल, अगला सवाल अच्छा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स वर एक्सपोर्टेड टू रोम। इनमें से कौन कौन से गुड्स रोम में एक्सपोर्ट किए जाते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले देख लो, आयरन गुड्स, स्पाइसेस, वाइन, लेड, ठीक है। अब सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स। 1 and 2 ओनली, 1 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव। तो आपको बताना है, इनमें इसका डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, वो भी इंपॉर्टेंट है। आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गुड्स एक्सपोर्टेड टू रोम? आयरन गुड्स, 1 2 स्पाइसेस, 3 वाइन, या 4th लेड। अब आपको सेलेक्ट करना है 1 and 2 ओनली, 1 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, या 1 2 3 and 4 ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये एक्चुअली एंशिएंट टाइम के लिए पूछ रहा है ना, तो इसमें एक और कंटेक्स्ट याद रखना कि एंशिएंट टाइम में रोम में क्या क्या चीज़ एक्सपोर्ट की जाती थी एंशिएंट टाइम में, ठीक है। तो आपको बताना है, NCERT का सवाल है। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर,
नाउ लेट मी टेल यू द आंसर फॉर दिस। का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A1 एंड 2, केवल आयरन गुड्स एंड स्पाइसेस, ये दो चीजें हमारे यहाँ से जाती थी, ठीक है ना, आयरन गुड्स एंड स्पाइसेस ये दो चीज आती थी। उसका ऑप्शन छोड़ देना, जो आंसर लिखा हुआ है उसको छोड़ दो, इग्नोर करो, ठीक है ना। आयरन गुड्स एंड स्पाइसेस ये दोनों चीज आती थी, इसका आंसर होगा A1 एंड 2, इसको इग्नोर करो क्योंकि देखो आपको दिख रहा होगा फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। चलो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया था पहले, फिर उसको मैंने हटा दिया। इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था कि फाइनेंस कमीशन जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने क्या क्या पैरामीटर्स लिए हैं इस बार की रिपोर्ट को बनाने के लिए। मतलब जो डिवोल्यूशन होता है, यानी कि जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है 41%, 41% का जो डिवोल्यूशन है वो कौन कौन से फैक्टर्स को माइंड में रख करके हो रहा है। तो याद रखिएगा वो इनकम डिस्टेंस को लिख रहा है 45% वेटेज, पॉपुलेशन 2011 की 15% वेटेज, एरिया को 15% वेटेज, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10% वेटेज, 12.5% डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को एंड 2.5% टैक्स एफर्ट को। ये पैरामीटर्स हैं, ये 6 पैरामीटर्स हैं जो कि 15th फाइनेंस कमीशन ने लिए हैं। ये मैंने आपको अलग से बता दिया, इसको याद रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स इन एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में इनमें से कौन सा एक कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स था? ऑप्शन आर चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज या मणिग्राम। इनमें से कौन सा कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट्स था इन द एंशियंट इंडिया? Think of the answer and now let me tell you the answer. The correct answer for this will be D, मनीग्राम। इसका आंसर है मनीग्राम, याद रखिएगा। एक्चुअली इसका आंसर है मनीग्राम आई थिंक, तो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। तो इसको याद रखिएगा, मनीग्राम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना इस चीज में। डी उसमें नहीं है, इसका आंसर है मनीग्राम इज द आंसर, डी विल बी द आंसर फॉर दैट, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोनार लेक आर करेक्ट। लोनार लेक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज एन एग्जांपल ऑफ एओलियन लेक, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एओलियन लेक। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है द प्रोमिनेंट रेप्टाइल फाउंड इन लेक आर द मॉनिटर लिजर्ड्स। आपको बताने इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। नाउ यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द लोनार लेक, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप मुझे सोच करके बताइए। लेट मी टेल यू द आंसर नाउ। इसका करेक्ट आंसर होगा सी बोथ 1 एंड 2। इसका आंसर क्या होगा? सी बोथ 1 एंड 2। लोनार लेक एओलियन नहीं है। एओलियन मतलब क्या होता है आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एक फैक्टर ऑफ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जैसे एयर हो गया, विंड हो गया, इन तरह के फैक्टर्स में एओलियन भी आता है, ठीक है। अब जो लोनार लेक का फॉर्मेशन है वो एक मीटियोराइट के कारण हुआ है। मीटियोराइट का कोलिजन हुआ था, उसके कारण ये बना था। इस कारण से एओलियन वाला फैक्टर तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो इसका आंसर ए नहीं हो सकता, मतलब ए स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इसका जरूर सही है कि इसमें मॉनिटर रिजल्ट्स पाए जाते हैं। तो द प्रोमिनेंट रेप्टाइल फाउंड इन द लेक आर मॉनिटर रिजल्ट्स, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा बी 2 ओनली, देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी बी 2 ओनली विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। तो आंसर इसका बी, देखो 2 ओनली इज द आंसर, ठीक है ना। अब अरेंज करना है आपको फॉलोइंग को इन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नाउ यू हैव टू अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फर्स्ट इज लैंडफॉल आइलैंड, सेकंड इज डंकन पैसेज, थर्ड इज स्मिथ आइलैंड, फोर्थ इज लिटिल आइलैंड, ठीक है ना। तो आपको बताना है इसमें अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप एक बार फिर से देख लो, लैंडफॉल आइलैंड, डंकन पैसेज, स्मिथ आइलैंड और लास्ट है आपका लिटिल अंडमान, ठीक है। तो इसका आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि क्या होगा अरेंज करके। ये तो रोज लगभग मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, अगर आपको पता हो तो याद हो तो मैं रोज आपको बताता रहता हूँ इसका, ठीक है ना। तो थिंक ऑफ द आंसर। ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 3 2 4 या 3 1 2 4। अरेंज करके आपको मुझे बताने में से कौन सा करेक्ट होगा। पॉज द वीडियो, थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर। देखो इसका करेक्ट आंसर है जो सबसे ऊपर है, सबसे नॉर्थ मोस्ट है, वो तो लैंडफॉल आइलैंड है। फिर दूसरे नंबर पे आता है स्मिथ आइलैंड यानी कि थर्ड, फिर आता है डंकन पैसेज यानी कि सेकंड, एंड फिर आता है फोर्थ यानी कि लिटिल अंडमान। तो इसका आंसर होगा 1 3 2 4 यानी कि सी विल बी द आंसर। यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, देखो सबसे ऊपर आपको लैंडफॉल आइलैंड दिख रहा है, लैंडफॉल आइलैंड, फिर उसके बाद आपको कोको चैनल दिख रहा होगा। तो लैंडफॉल आइलैंड दिख रहा है, कोको चैनल दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर नॉर्थ अंडमान, देखो नॉर्थ अंडमान सबसे ऊपर आता है, नॉर्थ अंडमान। फिर नीचे देखो साउंड आइलैंड, साउंड आइलैंड दिख रहा है, साउंड आइलैंड दिख रहा है। फिर उसके नीचे इंटरव्यू आइलैंड दिख रहा है आपको, इंटरव्यू आइलैंड इधर लेफ्ट साइड में। फिर आउटरम आइलैंड, यहाँ पे लोकेशन तो आउटरम आइलैंड के थोड़ा ऊपर है। फिर आउटरम के नीचे हेनरी लॉरेंस, उसके नीचे जॉन लॉरेंस और उसके नीचे हैवलॉक नील। फिर यहाँ पे देखो ये आपको पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान एंड रुटलैंड आइलैंड, यहाँ रुटलैंड आइलैंड दिख रहा है। और यहाँ पे स्मिथ आइलैंड देखो यहाँ था। तो लैंडफॉल आइलैंड पहले था, फिर स्मिथ आइलैंड था, मैंने आपको बताया था ना स्मिथ आइलैंड फिर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। तो इसमें देखो स्मिथ आइलैंड आ गया। एंड इसके अलावा फिर आपका यहाँ पे
ये डंकन पैसेज मैंने आपको बताया था कि तीसरे नंबर पे डंकन पैसेज है, तो ये देखो यहाँ पे डंकन पैसेज है, और लास्ट मैंने आपको बताया लिटिल अंडमान, तो देखो ये लिटिल अंडमान है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इज द हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। हैशटैग आई कमिट इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ है, किसने लॉन्च किया है? थिंक ऑफ द आंसर, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर विल बी द आंसर फॉर दिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इनिशिएट किया था आई कमिट कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि 5 जून को ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा ड्रिवन है ये, है ना, बेसिकली उसके द्वारा ड्रिवन है। थोड़ा आज आंसर्स में एक बार फिर आपको कंफर्म कर देता हूँ, मिला लेना आप लोग। पहला सवाल का आंसर होगा सी, बोथ आर करेक्ट। दूसरे का आंसर है बर्न कन्वेंशन इज राइट फॉर ऑथर्स, मैंने कॉपीराइट बता दिया आपको, कॉपीराइट से रिलेटेड है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मैंने आपको बता दी यूएनएसडीएसएन है। देन एनआईआरएफ के अंतर्गत कौन कौन से, तो ऑल ऑफ द अबव, 1 2 3 4 5 ऑल आर करेक्ट, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिड्यूस द मनी सप्लाई, नन ऑफ द अबव, डी विल बी द आंसर फॉर दिस। फिर गुड्स एक्सपोर्टेड टू रोम, इसका आंसर 1 and 2, ए विल बी द आंसर फॉर दिस, मैंने बताया था आपको ए होगा। फिर मैंने एक अलग से आपको 15th फाइनेंस कमीशन के जो पैरामीटर्स है वो बता दिए। इसमें से कौन सा कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट था इन एंशिएंट इंडिया, इसका मनीग्राम, डी विल बी द आंसर फॉर दिस, याद रखिएगा, डी विल बी द आंसर, मनीग्राम विल बी द आंसर फॉर दिस, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन मैंने हटाए थे, इस कारण से आंसर मिक्स हो गए थे, बट इसका आंसर होगा डी, मनीग्राम। मनीग्राम विल बी द आंसर फॉर दैट, मैच द कॉलम में, उसमें मनीग्राम है। लोनार लेक के लिए आंसर होगा बी, यानी कि पहला स्टेटमेंट गलत है, एओलियन नहीं है क्योंकि मीटियोर के कारण बना था, आंसर होगा बी, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने के लिए आंसर होगा 1 3 2 4, बता दिया मैंने आपको। और आई कमिट जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर। सो दैट इज इट फॉर द डे, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दैट इज इट। प्लीज अपने मार्क्स बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।